हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 9 का जो अध्याय 1 है यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है। और जो ये बैच है यानी कि प्रगति बैच, इसमें हम जो एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ में आएगी इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है। आपका काम ये रहेगा कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो जहाँ तक मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा वहाँ तक आप एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ के देखना। ठीक है। तब वो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस में होगा। फिलहाल यहाँ पे अभी हम, ठीक है, इस चैप्टर का कुछ हिस्सा देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक। तो पदार्थ का क्या मीनिंग होता है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज़ को पदार्थ बोलेंगे और किसे पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं, जैसे मेज, पुस्तक, जल, दूध, वायु आदि। ठीक है। तो मतलब आसपास जो अपनी ये चीज़ें देखते हो, ठीक है, जो जगह घेरे और जिनमें द्रव्यमान हो, उनको हम बोल सकते हैं पदार्थ। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पदार्थ कहने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो स्थान घेरनी चाहिए यानी कि उसका आयतन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है। देखो, स्थान का घेरना तो बच्चों को समझ में आता है कि भाई स्थान घेरने का क्या मतलब हुआ, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई द्रव्यमान का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है। द्रव्यमान का मतलब है कि वस्तु जिस भी चीज़ से बन रही है उसकी मात्रा कितनी है उसमें। जैसे मान लो कि अगर ये कुर्सी लकड़ी से बनी है तो इसमें लकड़ी की कितनी मात्रा है। ठीक है। अगर कोई चीज़ लोहे की बनी है तो उसमें कितना लोहा है। ठीक है। अगर कोई चीज़ प्लास्टिक से बन रही है तो उसमें कितना प्लास्टिक है। ठीक है। तो मतलब कि द्रव्यमान का जो मीनिंग होता है वो होता है कि उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, जिस चीज़ से भी वो बन रही है। अगर वो लोहे से बनी है तो कितना लोहा है, चांदी से बनी है तो कितना चांदी है। ठीक है ना, उसी का अमाउंट उसका द्रव्यमान कहलाएगा। फिलहाल क्योंकि द्रव्यमान और पदार्थ को हम एक दूसरे की मदद से ही समझा सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपको द्रव्यमान समझाने जाऊंगा तो मुझे पदार्थ शब्द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बता रहा हूँ कि द्रव्यमान क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई वस्तु जिस चीज़ से बनी है, जिस पदार्थ से बनी है, उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहेंगे। अगर आपको पदार्थ ही नहीं पता फिर आप समझ कैसे पाओगे। इसीलिए अभी आप फिलहाल समझने के लिए इतना याद रखो कि जिस चीज़ को आप किलोग्राम में माप सकते हो, जिस चीज़ को आप किलोग्राम में माप सकते हो, समझ लो उसके पास द्रव्यमान था, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है। भार या वजन से कंफ्यूज मत होना। जो भार होता है, ठीक है, यानी कि वेट किसी चीज़ का या वजन होता है, ठीक है ना, उसको न्यूटन में नापा जाता है। अब आप कहोगे कि यार जनरल लाइफ में तो हम किसी चीज़ का वजन किलो में नापते हैं। ठीक है। वो जनरल लाइफ में हम गलत बोल रहे होते हैं। असलियत में जब हम किसी चीज़ को किलो में बोलते हैं वो उसका द्रव्यमान होता है। वजन को हम न्यूटन में नापते हैं सर, क्योंकि वजन या भार एक तरह का बल होता है और बल की इकाई न्यूटन होती है। ये आप अभी आगे जाके पढ़ोगे। फिलहाल ये गलतफहमी दूर कर लेना कि वजन को हम किलो में नापते हैं, वो गलत चीज़ है। ठीक है। वजन या भार को हम न्यूटन में नापेंगे, याद रखना। और जो किलोग्राम में नापा जा रहा है वो है द्रव्यमान। ठीक है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो वजन होता है उसका फॉर्मूला होता है m/g। ठीक है। m मतलब मास या कि द्रव्यमान। ठीक है। जो द्रव्यमान है उसको हम m से दिखाते हैं। ठीक है। तो जब द्रव्यमान को, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण से गुणा किया जाता है, तब जो मान निकल के आता है वो भार के बराबर होता है। हाँ, तो आप एक चीज़ ये बोल सकते हो कि जिस चीज़ में वजन है उसका द्रव्यमान रहा होगा, क्योंकि अगर आप द्रव्यमान को जीरो कर दोगे यानी कि m को ही जीरो कर दोगे तो 0 × g जीरो हो जाएगा। मतलब अगर किसी चीज़ का वजन है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास द्रव्यमान था, तभी वो, ठीक है ना, वजन निकल के आ रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, अभी इतनी टेक्निकलिटी में मत जाओ। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सी बात याद रखो। देखो, फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने बोला सब कुछ आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ टर्म्स यहाँ पे आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। तो मैंने कहा कि भाई स्थान घेरना तो आप सबको समझ में आ गया कि कोई वस्तु स्थान घेरती है, इसका क्या मतलब होता है। द्रव्यमान, जिसको हम m से डिनोट करेंगे, आके आप जाके पढ़ोगे, जो द्रव्यमान होता है इसको आप सीधा याद रखो कि जिस चीज़ को हम किलोग्राम में मापेंगे वो द्रव्यमान है। और एक कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि जो वजन होता है या भार होता है उसको न्यूटन में नापा जाता है साइंस में, क्योंकि भार जो है वो एक तरह का बल होता है और बल की, ठीक है, जो इकाई है वो है न्यूटन। ठीक है। फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं, पदार्थ पे। ठीक, मैंने क्या बोला, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरेंगी और जिनका द्रव्यमान होगा
हम बोलेंगे कि वो पदार्थ है। जैसे देखो यार, मेज है, मेज को रखने के लिए जगह चाहिए होगी भाई, जिस चीज़ को भी रखने के लिए जगह चाहिए मतलब स्थान घेर रही है। और मेज जो है इसके पास द्रव्यमान भी है, जैसे लकड़ी से बना है तो कुछ मात्रा तो लकड़ी की होगी, इसमें अगर लोहा लगा है तो कुछ मात्रा तो लोहे का होगा। तो मतलब जिस चीज़ से वो बन रही है उसमें कितनी मात्रा है उस चीज़ की, उसी को उसका द्रव्यमान कहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अगर ये लोहे से बनी तो इसमें कितना लोहा है, लकड़ी यूज हुई तो इसमें कितना लकड़ी है, ठीक है ना, वो सब इसका द्रव्यमान बनाएगा। तो मेज के पास द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेर रहा है, मतलब मेज एक पदार्थ है। इसी तरह से देखो पुस्तक, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, साथ ही साथ जो इसके पन्ने जिस भी मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है ना, उनकी कुछ तो मात्रा इसके अंदर है, तो मतलब इसके पास द्रव्यमान भी है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आप इसको तौल सकते हो, ठीक है, मतलब इसका आप या फिर आप इसको कह सकते हो कि इसको आप केजी में माप सकते हो कि भाई इतने किलो की है, तो मतलब इसके पास द्रव्यमान है। ऐसी चेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, कुर्सी की, तो कुर्सी को रखने के लिए जगह चाहिए, इसको भी आप किलो में तो नाप सकते हो, किलोग्राम में, तो मतलब इसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात ये भी है कि द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं और भी, ठीक है। जैसे मेज हो गया, पुस्तक हो गई, देखो जल, पानी, पानी रखने के लिए जगह चाहिए, पानी को भी आप किलो में नाप सकते हो, मतलब इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। दूध के साथ भी ऐसा ही है, वायु के साथ भी ऐसा ही है, हवा भी जगह घेरती है, गुब्बारे में अगर आप हवा भरोगे तो फूल जाता है, क्यों, क्योंकि वो जगह घेर रही है, फैल रही है। साथ ही साथ इसका, ठीक है, आप इसको भी केजी में नाप सकते हो, मतलब इसका द्रव्यमान तो था, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पदार्थ नहीं होंगी, ठीक है, तो बिल्कुल, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं होंगी, ठीक है। वस्तुएं जो पदार्थ नहीं हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स या भावनाएं, जैसे दुख, ठीक है, दुख, दर्द, नफरत, ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पदार्थ नहीं बोलेंगे। अब भाई जो दुख होता है आप इसको किलो में थोड़ी बोलते हो कि मुझे 1 किलो दुख हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। दुख को रखने के लिए जगह थोड़ी चाहिए कि भाई दुख ने इतनी जगह घेर ली है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से दर्द की बात करें, नफरत की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें तो इनको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, मतलब ये जगह नहीं घेरती है, मतलब इनका आयतन नहीं होता है, साथ ही साथ इनका द्रव्यमान भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका दुख लोहे से बना था और आपने उसको किलो में माप लिया, या फिर आपका दुख प्लास्टिक से बना था, आपने उसको, ठीक है, किलो में माप लिया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये पदार्थ नहीं है। साथ ही साथ टाइम की अगर मैं बात करूँ, समय की, तो समय भी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। ऐसी दिशाओं की बात करो आप, उत्तर दक्षिण, इधर उधर, पूरब पश्चिम, कुछ भी, तो ये दिशाएं वगैरह भी पदार्थ नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, कि कौन सी वस्तुएं पदार्थ होंगी, कौन सी वस्तुएं पदार्थ नहीं होंगी, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे आ जाओ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, याद रखना, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, तो जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, वो गुण क्या क्या हैं ये हमें पढ़ना है। तो बहुत सिंपल सा इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि भाई पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण बता दो, ठीक है। तो एक गुण आपको याद रखना है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। अभी हम इसको एक्टिविटी यानी कि जो क्रियाकलाप आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उससे भी समझेंगे। तो पहला क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी वो रुके नहीं होते एक जगह। कितना भी आपको स्टिल कोई चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसके जो, ठीक है, परमाणु हैं, जो उसके कण हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे होंगे, या तो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, या बहुत धीरे मूव कर सकते हैं, या फिर अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, हल्का हल्का हिल रहे होंगे बस, ठीक है, लेकिन वो गति कर रहे होंगे किसी भी प्रकार की, ठीक है। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। मतलब आपको कोई चीज़ कितनी भी सॉलिड नज़र आ रही है, कैसी भी नज़र आ रही है, जैसे लोहे का टुकड़ा ही ले लो, आपको लग रहा है कि वो अंदर से बिल्कुल भी खोखला नहीं है, लेकिन, ठीक है, जो पदार्थ के कण होंगे, लोहे के भी कण जो होंगे, उनके एक कण से दूसरे कण के बीच में कुछ तो जगह छूटी होती है, यानी रिक्त स्थान होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्योंकि ये कण इतने छोटे होते हैं, ठीक है, और उनके बीच की जगह तो और भी कम बचती होगी, इसीलिए हम इनके बीच की जगह को, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये बात गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह तो होती है, ठीक है। तो पहला और दूसरा पॉइंट आप याद रखना। अभी मैं इसके ऊपर जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं वो उससे समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखो, जैसे आप सिंपल इसको समझ सकते हो कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको आप सिंपली समझ सकते हो। मान लो, ठीक है, आपके पास एक पेज है, ठीक है ना, आपकी किताब का कोई पन्ना लिया आपने, ठीक है, ये समझो, ये आपने कोई पेज लिया। अब आपने इस पन्ने को यहाँ से पकड़ के मान लो इस तरफ खींचा, ठीक है, तो होगा क्या, क्या सिर्फ इतना हिस्सा इधर खींचेगा? नहीं, पूरा का पूरा पेज या पूरा का पूरा जो ये पन्ना है मान लो, ठीक है, पूरा का पूरा जो ये पन्ना है वो खींच जाएगा। जबकि आपने इसको पकड़ा तो यहाँ से पकड़ के आप इधर खींच रहे हो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे इसके कुछ कणों को पकड़ा है, लेकिन इसके इस वाले कण ने बगल वाले कण को पकड़ रखा है या अट्रैक्ट कर रखा है, और इसके बगल वाले कण को इसने, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी के कण हैं पन्ने के, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, आकर्षित किया हुआ है, या फिर पकड़ के रखा हुआ है, आप ऐसे समझ लो। तो जैसे ही आप एक को पकड़ के खींचोगे सारे खींच जाएंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो अगर कुछ लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाएं, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाएं, ठीक है, मान लो 3 लोग हैं जो ऐसे लाइन से खड़े हो गए, ठीक है। अब इनके हाथ को आप रस्सी से ऐसे बांधो, मान लो इनके हाथों के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, या आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को ये। तो यहाँ से अगर एक का हाथ पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, क्या सिर्फ यही खींचेगा? नहीं, जैसे ये खींचेगा रस्सी में तनाव पैदा होगा और ये भी खींच जाएगा और ये भी खींच जाएगा। तो हो क्या रहा है कि अगर आप एक को पकड़ के खींच रहे हो, सब कोई क्यों खींच जा रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, या फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ तो आकर्षण है। तो वही चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ, जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी, ठीक है, इनको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं या एक्टिविटी समझते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। एक गुण और आप लिख लेना, ठीक है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चलो अब एक एक करके समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, एक एक्टिविटी या एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। इसमें क्या होता है कि नमक को हम पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ये आता है कि नमक कहाँ चला जाता है जब वो घुल जाता है नमक पानी में। तो नमक तो हमें नहीं दिखता है, तो वो नमक चला कहाँ जाता है, ठीक है। देखो, इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको भी क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप ये क्रियाकलाप समझो। देखो, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर ले लिया, कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है, और उसमें कुछ पानी भर दिया मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ तक इसमें पानी भर दिया सर, ठीक, इस लेवल तक। अब ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी के कण है, और वैसे तो आपको पानी के कण नज़र नहीं आते आंखों से। मान लो कि ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया हुआ है, यानी जूम किया हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है, यानी कि ये लाखों गुना आवर्धित है, ठीक है। इसलिए समझ लो कि अगर आपके पास ऐसी पावर होती कि आप पानी के इन कणों को देख पाते, तो आप ये भी देख पाओगे कि इनके बीच में खाली जगह है। हालांकि आपके पास ऐसी कोई सुपर पावर होती नहीं है, बट मान लो, ठीक है, बट मान लो अगर ऐसा कोई सुपर पावर आ जाए, ठीक है, या फिर, ठीक है, आप किसी, ठीक है, बहुत ही तगड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग कर रहे हो जिससे आप कण को देख पा रहे हो, तो आपको नजर आएगा कि भाई इनके बीच में, ठीक है, कुछ जगह तो है कणों के बीच में। तो होगा क्या कि जो पानी आपने लिया जिसका लेवल देखो इतना था, ध्यान देना, पानी का लेवल मान लो यहाँ तक था, जैसे आप इसमें नमक डालोगे और अभी आपने मिलाया नहीं है इसको, तो नमक सारा का सारा जाके नीचे बैठेगा, ठीक है। अभी आपको मान लो पानी को हिलाना डुलाना नहीं है, नमक को मिलाना नहीं है। तो जब तक नमक इसमें नहीं घुला है तो होगा क्या कि जो पानी का लेवल यहाँ तक था ना सर, वो थोड़ा सा तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप जब इसमें कुछ डाल रहे हो तो पानी का लेवल ऊपर आएगा ना। जैसे कौवे वाली कहानी पड़ी है, कौवा जब घड़े में कंकड़ डालता था तो पानी का लेवल ऊपर आता था, तो वैसे ये भी है, ठीक है। यहाँ पे जब नमक इसके अंदर गया और नमक अभी घुला नहीं है सर, तो क्या होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, भी थोड़ा सा नमक डालना है, तो क्या होगा कि इसका जो पानी का लेवल है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, आपने किसी चीज़ से इसको हिलाया डुलाया और मिक्स कर दिया। जब ये मिक्स हुआ तो नमक जब इसमें घुल गया तो नमक एक तो आपको नज़र नहीं आएगा, दूसरी बात जो ये पानी का लेवल ऊपर गया था, अगर आपने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है, ठीक है, उतना नमक डाला है कम से कम वो जो इसके कणों के बीच में खाली जगह थी उसमें आ जाए, तो होगा क्या, पानी का लेवल जो ऊपर गया था वापस से उसी लेवल पे आ जाएगा जो पहले था, यानी कि जितना लेवल पहले था उसी ऊंचाई पे, ठीक है, फिर आ जाएगा। जबकि नमक अभी भी इसके अंदर ही है, नमक को आपने बाहर नहीं निकाला है, नमक इसके अंदर ही है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि नमक कहाँ चले जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि पानी का लेवल नमक डालने पे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन जब हमने घोल दिया पानी हमने और नमक हमने कुछ भी बाहर नहीं निकाला, तो पानी का लेवल तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो फिर से डाउन क्यों हो गया, ठीक है। तो इसका देखो जवाब सिंपल सा है
कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे चले जाते हैं। और क्योंकि ये खाली जगह पहले से ही थी, ठीक है, देखो पहले इस खाली जगह में नहीं थी इसलिए लेवल बढ़ गया था, लेकिन अब नमक सिर्फ उसी खाली जगह में चले गए। ये खाली जगह तो पहले भी खाली पड़ी हुई थी, और इसीलिए जब ये खाली जगह में चले गए, जो जगह पहले यूज नहीं हो रही थी, तो पानी का जो लेवल बढ़ा था वो वापस से वहीं पे आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, क्योंकि अगर ये खाली जगह नहीं होती तो नमक इसमें घुलता कैसे? दूसरी बात, अगर ये खाली जगह नहीं होती तो पानी का लेवल तो बढ़ा ही रहना चाहिए था, वो पानी का लेवल वापस से डाउन क्यों हो जाता? ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो भी पता लगता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जब नमक को पानी में घोलते हैं तो उसके कण कहाँ चले जाते हैं, और इस एक्टिविटी से या इस क्रियाकलाप से हम क्या सीखते हैं? तो इससे हम सीखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जैसे पानी के कणों के बीच में खाली स्थान था जहाँ पे नमक चला गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखो, अगला जो क्रियाकलाप है आपके एनसीईआरटी का क्रियाकलाप 1.2, ठीक है, इसमें पहले क्या बोला गया मैं पढ़ देता हूँ, फिर बात करेंगे कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा इस एक्सपेरिमेंट का और उससे हम क्या सीखेंगे। ठीक, तो देखो पहला क्या है पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल दो। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, 100 मिलीलीटर पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें मान लो, ठीक है, ये पानी लिया था और इसमें, ठीक है, 2 या 3, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट के डाल के इसको अच्छे से घोल दिया। तो जैसे ही आप इसको घोलोगे तो ये पानी क्या होगा, ये पानी रंगीन हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट घुलने की वजह से क्या होगा, ये पानी कलरफुल हो जाएगा, ठीक है, रंगीन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक और बर्तन लेना है सर यहाँ पे, ठीक है, और फिर से साफ पानी इसमें, ठीक है ना, इस बर्तन में साफ पानी लेना है 90 मिलीलीटर। ठीक है, आपको यहाँ 100 लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 90 मिलीलीटर आपने पानी लिया इसके अंदर, ठीक है, और इसमें फिर से 10 मिलीलीटर और डाल दिया, यानी 90 मिलीलीटर जल लिया था, 10 मिलीलीटर और निकाला। लेकिन जो 10 मिलीलीटर आप इसमें जोड़ोगे ना सर, ठीक है, जो 10 मिलीलीटर आप इसमें जोड़ोगे, ठीक है, जो 10 मिलीलीटर आप इसमें जोड़ोगे वो यहीं से निकाल के डालना है। यानी कि ये जो रंगीन पानी था, ठीक है, यहाँ से 10 मिलीलीटर आपने निकाला और 90 यहाँ पे था, दोनों को डाल दिया, तो 90 और 10 मिलके कितना हो गया वापस से 100 मिलीलीटर, इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ था। आगे बात समझ में? तो मतलब 90 मिलीलीटर पानी लिया, इसमें 10 मिलीलीटर और डाला, लेकिन 10 मिलीलीटर ये रंगीन वाला डाला है। आप ये देखोगे कि यही 10 मिलीलीटर बाकी के 90 को भी रंगीन कर देगा, या फिर आप यूँ कह लो कि ये 10 और 90 जो वापिस से 100 बनेगा वो भी रंगीन हो जाएगा, लेकिन इसका कलर थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। इसका कलर, ठीक है, उतना रंगीन नहीं होगा, इतना गाढ़ा नहीं होगा, उससे थोड़ा हल्का होगा। फिर यही एक्सपेरिमेंट आपको फिर से रिपीट करना है। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बर्तन में 90 मिलीलीटर पानी लोगे सर, और वापस से 10 मिलीलीटर यहाँ से ऐड करोगे, यानी कि जो थोड़ा कम रंगीन था उसका 10 मिलीलीटर फिर से इसमें ऐड करोगे, और फिर आप देखोगे कि यार ये भी पूरा पानी ही रंगीन हो गया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रंगीन हुआ हो, या फिर मतलब रंगीन ना हुआ हो, या आपने बहुत सारा पोटेशियम परमैंगनेट दोबारा डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यही जो कम रंगीन वाला पानी था, इससे तो कम था ना, ठीक है, ये इसमें डाला और देखा आपने कि ये भी रंगीन हुआ, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा हल्का है। ठीक है, ये थोड़ा और ज़्यादा हल्का है, ठीक है, ये थोड़ा और ज़्यादा हल्का। चलो मैं थोड़ा तीर बना देता हूँ ऊपर की ओर, यानी हल्का थोड़ा बढ़ गया हल्कापन। ठीक, ऐसे ही फिर से आप यही एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर देखोगे और हल्का हो गया। आप इसको चाहो तो और रिपीट करो, ये हल्का होता जाएगा, लेकिन तब भी रंगीन रहेगा कुछ ना कुछ। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लग रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता लग रहा है सर कि जो पोटेशियम परमैंगनेट आपने, ठीक है, छोटे छोटे 2 टुकड़े डाले थे बस, एक तो उन्होंने पूरे ही पानी को रंगीन कर दिया, मतलब वो जो छोटे टुकड़े थे वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के हर जगह फैल गए हैं। ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा अगर आप पानी, यानी कि 10 मिलीलीटर 10वां हिस्सा ही निकालते हो, तो उसमें तो जाहिर सी बात है और भी कम टुकड़े आए होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, फिर वो लेकिन पूरे के पूरे पानी को ही रंगीन कर दे रहे हैं, मतलब वो टुकड़े और ज़्यादा टूट के, ठीक है, हर तरफ फैल जा रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ बार बार होती जा रही है, बहुत टाइम तक आपको ये पानी रंगीन ही नज़र आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत जो,
ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कण और टूटना बंद कर देंगे, तो वो पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी उसका परमाणु में ले जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं। अगर बहुत छोटे ना होते तो एक पूरा पानी रंगीन कैसे होता? मान लो कि आपने, ठीक है, यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े डाले थे, ठीक है, वो सिर्फ कुछ ही टुकड़ों में टूटे, क्योंकि बहुत छोटे तो नहीं हो सकते, तो कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गए, तो पूरा पानी रंगीन नहीं होता, ठीक है। या फिर अगर आपने ज़्यादा भी डाल दिया तो चलो ये रंगीन हो गया, और अगर ये बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाता तो थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में टूटता, तो वापस से अगर आप 10 मिलीलीटर उठा के इसमें डालोगे तो वो बड़े बड़े टुकड़े कितना और टूटेंगे, थोड़े से पानी को या कहीं कहीं रंगीन कर पाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरे पानी में ही फैल के कई बार तक रंगीन कर पा रहे हैं। ये सब तभी हो सकता है जब वो टुकड़े बहुत ज़्यादा छोटे 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 टुकड़े होकर पूरे पानी में फैल जाएँ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको? अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लिख लोगे, ठीक है। अगला जो क्रियाकलाप है इसकी बात करते हैं सर, ठीक है। क्रियाकलाप क्या है अगला, कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दो, ठीक है। जैसे ये अगरबत्तियाँ जल रही हैं, मान लो आपने कोई अगरबत्ती कहीं कोने में ऐसी रख दी जो बुझी हुई है, ठीक है, जो बुझी हुई है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आगे आगे बोला गया कि इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात, अगर अगरबत्ती जल नहीं रही है तो बिल्कुल पास से इसकी सुगंध लोगे तब आपको इसकी खुशबू नजर आ मतलब महसूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर अगरबत्ती जला दें, जैसे ही अगरबत्ती जली तब क्या होगा, तब आपको पता है कि इसकी सुगंध आपको दूर से ही मिल जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पदार्थ के जो कण होते हैं सर, वो गतिशील रहते हैं, वो गतिशील रहते हैं। आप देखो हो क्या रहा है कि जब अगरबत्ती नहीं जल रही है, पहली बात तो ये कि आप किसी की खुशबू क्यों ले पा रहे हो, क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से उड़ के या किसी भी माध्यम से होके आपकी नाक तक पहुंच रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल उसका आपकी नाक तक नहीं पहुंचेगा तो आप उसकी खुशबू नहीं ले पाओगे। तो जिस भी चीज़ की आप खुशबू महसूस कर पा रहे हो, इसका मतलब है उसके कुछ पार्टिकल्स तो आपकी नाक तक पहुंचे, सीधी सी बात है इतना, ठीक है। पहले तो याद रखना। अब देखो, अब जब आप इसके बहुत पास गए यानी अपनी नाक को इसके बहुत पास लेके गए तो इसके पार्टिकल कुछ तो आसपास हो रहे होंगे, ठीक है। वो हमें दिखते नहीं है सर, ऐसा दिखेगा नहीं आपको कि अगरबत्ती में से पार्टिकल टूट के आपके आँख में मतलब सॉरी नाक में आ रहे हैं, ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पार्टिकल इसके आसपास मूव कर रहे थे, वही आपकी नाक में गए, ठीक है। क्योंकि ये अगरबत्ती जो थी, ठीक है, ये इसका तापमान कम था, लेकिन जब आपने इसे जला दिया तो एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, दूसरी बात है ये गैस में चेंज हुई, इसका कुछ हिस्सा गैस में चेंज हुआ। और जो गैस के कण होते हैं ना, ठीक है, जैसे धुआं बना ना भाई, गैसीय अवस्था में आ गए कण, ठीक है। तो वो जो कण है ना, एक तो वो अवस्था चेंज होने से गैसीय अवस्था के कण तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये दूर तक आपकी, ठीक है, नाक तक पहुंच जा रहे हैं। इसीलिए जलती हुई अगरबत्ती जो है इसकी खुशबू आपसे दूर से मिल जाएगी, लेकिन बुझी हुई अगरबत्ती खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये था ये एक्सपेरिमेंट जो आपको समझना था। अच्छा, अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, जो क्रियाकलाप 1.4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यार इससे बोर मत होना कि मैं आपको क्रियाकलाप क्यों करा रहा हूँ, भैया समझ लो इस बात को कि साइंस में अगर आपको एक्टिविटीज़ बढ़िया समझ में आती हैं, मतलब ये क्रियाकलाप समझ में आते हैं, तो इसके ऊपर घुमा फिरा के कैसे भी सवाल आपसे पूछ लें, ठीक है, आप बता दोगे, पक्का है कि आप बता दोगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये एक्टिविटीज़ बढ़िया से तैयार करके जानी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या है कि जल से भरे 2 गिलास लो, ठीक है, जल से भरे 2 गिलास ले लो या कुछ और ले लो, ठीक है, 2 गिलास या तो बीकर ले लो, ठीक है। पहले बीकर के एक सिरे पे सावधानी से एक बूंद डाल दो स्याही की और दूसरे में शहद डाल दो। अभी मैंने इमेज सिर्फ एक की लगाई स्याही की, अब इससे समझ जाओगे। तो होगा क्या, जैसे आप इसमें स्याही डालोगे ना पानी में, अगर आप इसको घुमाओ भी नहीं, मतलब हिलाओ डुलाओ भी नहीं, तब भी स्याही अपने आप मिलने लग जाएगी। चाहे आप करके देख लेना एक्सपेरिमेंट ये। आप साफ पानी लो किसी बर्तन में, ठीक है, खास करके शीशे के बर्तन में लेना ताकि आप बाहर से चीज़ों को देख पाओ, स्याही को फैलता हो अच्छे से, और उसके अंदर स्याही की बूंद डाल दो या नील की बूंद डाल दो। तो होगा क्या, वो नील या स्याही या शहद ही डाल दो, वो मिक्स होने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। 2 पदार्थों के अपने आप मिक्स होने को हम विसरण बोलते हैं, याद रखना। अभी अगले लेक्चर में इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि ये स्याही और पानी स्वतः एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे, या यूँ कह लो स्याही पानी में अपने आप ही घुलने लगेगी। समझ में आ गया। लेकिन स्याही और शहद की अगर हम बात करें तो दोनों के घुलने का क्या रेट एक जैसा होगा? नहीं सर, अलग अलग चीज़ों का घुलने का रेट अलग अलग होता है। आगे बात समझ में। लेकिन इतना तो पक्का है कि स्याही
ठीक है, घुलने लगेगी, यानी कि स्याही उस जगह पे जाने लगेगी जहाँ पानी के कणों के बीच में जगह है। ऐसी शहद में भी होगा, हालांकि दोनों का रेट अलग अलग होगा, घुलने की जो दर होगी, तेजी होगी, वो अलग अलग होगी। समझ में आ गया। और अगर आप ऐसे पढ़े रहें तो आप देखोगे कि स्याही पूरे जल में एक समान फैल जाएगी और एक समान जल पूरा नीला हो जाएगा, भले आप उसको हिलाओ डुलाओ ना। तो यहाँ से निकल के आता है कि इस प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं। दो पदार्थों का स्वतः मिक्स हो जाना, स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। और विसरण की दर बढ़ती है तापमान के बढ़ने से, यानी यही पानी अगर गर्म होता ना सर तो ये और तेजी से होता। तो यहाँ पे आपको पता क्या लग रहा है इस एक्सपेरिमेंट से? सोचो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको एक अभिलाक्षणिक गुण पढ़ाया था यहाँ पे, ठीक है ना, इससे रिलेट करते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक अभिलाक्षणिक गुण पढ़ाया था कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, और दूसरा ये भी था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस एक्सपेरिमेंट से जो स्याही वाला है, हम इन दोनों चीज़ों को देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। दिखाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे सोचो, हमने स्याही इसके अंदर स्याही की बूंद डाल के छोड़ दिया, इसको पानी को हिलाया नहीं डुलाया नहीं, तब भी आप देख पाओगे धीरे धीरे स्याही के कण इधर उधर फैल रहे हैं, मतलब स्याही के कण गतिशील हैं। समझ में आया? तो उस पॉइंट को आप समझ गए कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब ये घुल रहे हैं तो स्याही के कण असलियत में कहाँ जा रहे हैं? पानी के कणों के बीच में, या पानी के कण स्याही के कणों के बीच में। ऐसे मतलब एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं ना, तो उनके बीच में खाली जगह तो रही होगी, ये भी आप देख पाओगे। समझ में आ गया? तो स्याही के कण मूव कर रहे हैं सर, यहाँ से आप इसको फील कर पाओगे। ठीक, अच्छा, अगला क्रियाकलाप अभी मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, यानी कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे समझ सकते हो? जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, मान लो इन डांसर्स ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है ना, कस के पकड़ रखा है एक दूसरे को। अब अगर जब इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, आप किसी एक का हाथ पकड़ के खींचोगे, सब खींच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये उन्होंने बोला मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाई 3-4 तरह की तुम्हें श्रृंखला बनानी है। एक में जब सबने एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ रखा हो, ठीक है। एक में बस हल्का बहुत पकड़ रखा हो, दूर दूर हाथ, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लो, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, कस के नहीं पकड़ा, बस हाथ जस्ट टच है, या पकड़, हाथ मतलब बिल्कुल पकड़ रखा है ऐसे हाथ से, ठीक है, कमर से नहीं पकड़ा एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरह से जब ये होंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जैसे यहाँ पे कमर से पकड़ा हुआ है तो इनको तोड़ना कठिन होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए इनके बीच में से निकलो इनको तोड़ के, तो इनको तोड़ना कठिन होगा, लेकिन किसी को यहाँ से इनके बीच से जाना हो तो थोड़ा आसानी से तोड़ पाएगा। लेकिन सोचो कि अगर इन्होंने एक दूसरे के हाथ को बस टच किया होता, पकड़ा भी नहीं है, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के हाथ को अगर सिर्फ टच किया होता, तब इनके बीच में से निकलना और आसान होता, ठीक है। तो ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो पदार्थ अलग अलग तरह के होंगे उनके बीच में आकर्षण बल तो होगा, लेकिन किसी पदार्थ में आकर्षण बल कम होगा, किसी पदार्थ में आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जैसे जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठोस चीज़ें होती हैं, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, और जो गैस होती हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए आप लोहे के मेज पे अगर हाथ मारोगे तो लोहे का मेज इधर उधर टूट नहीं जाएगा इतनी आसानी से, तो उसके लिए आपको कराटे आने चाहिए। लेकिन अगर आप पानी से भरा हुआ कुछ है और इसमें आप हाथ मार दो तो पानी की ये चीज़ कट जाएगी थोड़ी देर के लिए, हाथ हटाओगे तो वापस से मिल जाएगा पानी, लेकिन पानी के अंदर आपका हाथ आराम से घूम पाएगा। हवा में आप हाथ आराम से घुमा पाओगे, हवा को काटते हुए, पानी को काटते हुए, लेकिन ठोस चीज़ को काटते हुए आप अपना हाथ नहीं घुमा पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग चीज़ों में आकर्षण बल अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अच्छा, यही चीज़ को यहाँ भी समझाया हुआ है कि एक लोहे की कील है ना, जो एक्सपेरिमेंट आपका 1.7 है एनसीईआरटी का, कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले लो, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर, खींच कर, कैसे भी करके इनको तोड़ने का, ठीक है, प्रयास करो। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से जुड़े हैं? तो जाहिर सी बात है आप देखोगे कि भाई कील के कण जो हैं सबसे अधिक बल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चौक और रबड़ का बैंड उससे कमज़ोर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भाई अलग अलग चीज़ों के बीच में, अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल, ठीक है, अलग अलग होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये पहला लेक्चर था जो इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन हम एक एक पॉइंट आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूँ कि जिन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है उनको साइंस की टेंशन नहीं लेनी है। हम एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का, एक एक पॉइंट
जो भी आपको आना चाहिए मैं सब समझाऊंगा, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।